सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका +2 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या हरियाणा बोर्ड हो, उसमें 50% जो प्रश्न हैं वो ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो लेसन 1 एनसीईआरटी की बुक से हम हर एक छोटा प्रश्न कवर करेंगे। चाहे आपको 1 वर्ड वाला प्रश्न आ जाए, फिलिंग द ब्लैंक की फॉर्म में आ जाए या एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाए, आप उन सभी का आंसर दे पाएँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपका शुरू करते हैं। हम आपका ये लेसन 1 हर तरह के प्रश्न उसमें हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, हम पेज बाय पेज चलेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। सबसे पहला देखिए, सन 1947 14-15 की अगस्त की मध्य रात्रि को हमारा देश आज़ाद हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया था। उस भाषण को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, भाग्य वधु से चिर परीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। तो अगर आपसे एमसीक्यू पूछा जाए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पंडित नेहरू द्वारा दिए गए भाषण को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका उत्तर होगा भाग्य वधु से चिर परीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। चलिए इससे आगे देखिए, किस वर्ष को त्रासदी का साल भी कहा जाता है? 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा विस्थापन और त्रासदी का साल के रूप में जाना जाता है। ये आपका दूसरा एमसीक्यू है। चलिए अब आपका जो तीसरा एमसीक्यू है कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ भाषण दिया? लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया था 15 अगस्त 1947 को। चलिए आगे चल रहे हैं हम इससे। स्वतंत्र भारत के सामने कितनी चुनौतियां थी? पाठ में तो 3 तरह की चुनौतियां थी। ठीक है जी। सबसे पहली चुनौती क्या थी? एकता के सूत्र में भारत को बांधने की चुनौती थी। दूसरी चुनौती क्या थी? लोकतंत्र को कायम करने की चुनौती थी। देखिए, ये आपका जो 1 वर्ड या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें भी बनता है कि 3 चुनौतियां कौन सी थी। सबसे पहली एकता के सूत्र में बांधने की, लोकतंत्र को कायम करने की, और तीसरी विकास की। तो जो तीसरी चुनौती थी, देखिए, विकास करने की। चलिए इससे आगे देखते हैं। आज़ादी के तुरंत बाद भारत के सामने सबसे प्रमुख चुनौती क्या थी? देखिए 1 वर्ड में आएगा तो आपका आंसर है राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। ठीक है जी। इसके अलावा देखते हैं अब हम आगे। देखिए 26 जनवरी 1950 प्रथम गणतंत्र के दिवस के अवसर पर कितनी डाक टिकटें जारी की गई? तो उत्तर है 3 डाक टिकटें जारी की गई और ये सारी कृषि और विकास से संबंधित थी। चलिए आगे चल रहे हैं हम इससे। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की संविधान सभा में अध्यक्षीय भाषण कब दिया? 11 अगस्त 1947 को कराची में। देखिए ये क्वेश्चन आपको पूरी बुक में कहीं नहीं मिलेगा, तो आपका आंसर है 11 अगस्त 1947 को कराची में। चलिए, पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को पत्र कब लिखा? 15 अक्टूबर 1947 को। आगे चल रहे हैं इससे। 2 राष्ट्र कब अस्तित्व में आए? आपका आंसर है 14
और 15 अगस्त 1947 को। मुस्लिम लीग ने किस सिद्धांत की बात की? आपका आंसर है द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की। चलिए इससे आगे देखते हैं। विभाजन किस आधार पर किया गया? तो आपका आंसर है धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर। मतलब जिस भाग में जिस धर्म के लोग अधिक थे, मान लीजिए मुस्लिम अधिक थे तो वो पाकिस्तान में, हिंदू अधिक थे तो वो भारत में बनाया गया। तो अगर आपसे प्रश्न आए कि जो विभाजन था वो किस आधार पर किया गया, तो आपका उत्तर है धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर। चलिए आगे देखते हैं कि क्या दिक्कत आई थी। देखिए दिक्कत ये थी, ब्रिटिश इंडिया का कोई भी एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हों। ठीक है जी, सिर्फ 2 इलाके ऐसे थे जहां पर इनकी आबादी अधिक थी। एक इलाका पूर्व में था और एक पश्चिम में। जैसा कि आप जानते हैं जो पूर्व की तरफ है वो बांग्लादेश चला गया और जो पश्चिम की तरफ है वो पाकिस्तान बन गया है इस समय, वर्तमान समय में। एक और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि किस व्यक्ति को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान को। और ये खान अब्दुल गफ्फार खान ऐसे व्यक्ति थे जो नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो। ये द्विराष्ट्र के एकदम खिलाफ थे। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि ऐसे मुस्लिम व्यक्ति का नाम बताइए, मुस्लिम नेता का नाम जो द्विराष्ट्र के खिलाफ था, तो आपका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे कि हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते थे। चलिए आगे देखते हैं इससे। देखिए विभाजन के समय अनेक समस्याएं आई। जो एक और समस्या थी वो थी अल्पसंख्यकों की। दोनों तरफ ही बहुत से लोग ऐसे थे जो अल्पसंख्यक हो गए थे इलाकों में। चलिए आगे देखते हैं हम। विभाजन का क्या परिणाम हुआ? आबादी एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई। ये विभाजन का सबसे बड़ा परिणाम हुआ। कौन से क्षेत्र ऐसे थे जो सांप्रदायिक अखाड़ों में परिवर्तित हो गए? तो आपका आंसर है लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़ों के रूप में तब्दील हो गए। चलिए आगे चलते हैं हम इससे। एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए जो गांधी जी हैं 1947 में नोआखली गए। तो नोआखली अब वर्तमान में किस देश में है? तो आपका आंसर है बांग्लादेश में। देखिए 1947 में गांधी जी ने नोआखली की यात्रा की। ये नोआखली अब कहाँ है? बांग्लादेश में है। चलिए विभाजन किस किस चीज़ों का हुआ? देखिए मनुष्यों का तो हुआ, उसके साथ ही वित्तीय संपदा जैसे टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस के वाद्य यंत्र तक का बंटवारा हुआ। सरकारी और रेलवे कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ। विभाजन के कारण कितने लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा? तो आपका आंसर है 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। विभाजन पर बनी पिक्चर का नाम गरम हवा। देखिए चलिए तो 3 इम्पोर्टेंट इसमें हो गए। अब देखते हैं अगला। 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी का कितने फीसदी मुसलमान थे? तो आपका आंसर है
12% लोग मुसलमान थे। चलिए आगे चलते हैं इससे। महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 के दिन किसी भी जश्न में भाग नहीं लिया। वो उस समय किस स्थान पर डेरा डाले हुए थे? तो आपका आंसर है कोलकाता के इलाकों में, जहाँ पर कि हिंदुओं और मुसलमानों में भयंकर दंगे हो रहे थे। अगला क्वेश्चन, इसमें देखिए आपके 3 या 4 क्वेश्चन बनने हैं। सबसे पहला कि महात्मा गांधी को गोली किस व्यक्ति ने मारी? तो आपका आंसर है नाथूराम गोडसे, एक हिंदूवादी था ये। ठीक है जी। कब मारी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने। और कहाँ पर? तो आपका आंसर है नई दिल्ली में प्रार्थना सभा में। कितनी गोलियां चलाई उसने? तो आपका आंसर है इसमें 3 गोलियां चलाई उसने। तो देखिए ये आपके 4 MCQ इसमें से बन गए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारे रजवाड़े थे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय देखिए कुछ हिस्से पर तो ब्रिटिश लोगों का कब्जा था और कुछ हिस्सों पर राजाओं का। तो देखिए ब्रिटिश इंडिया में 2 हिस्से, कितने हिस्से थे आपके पास अगर प्रश्न है तो 2 ब्रिटिश प्रभुत्व वाले और देसी रजवाड़े। तो भारत में देसी रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? आपका उत्तर है 565। मतलब 565 जगह ऐसी थी जहाँ पर कि उस समय भी राजाओं का राज चल रहा था 1947 में। चलिए, हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता है? आपका आंसर है निज़ाम। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता है? आपका आंसर है निज़ाम। देखिए कितने रजवाड़े थे? उड़ीसा में 26, छत्तीसगढ़ में 15, सौराष्ट्र में 14 और 119 छोटे छोटे रजवाड़े थे। तो इन सब को एक करने का श्रेय किसे जाता है? सरदार पटेल को। इन्होंने ही सभी रजवाड़ों को भारत में शामिल करवाया, कुछ अपनी सहमति से और कईयों को ज़बरदस्ती उसमें शामिल किया गया। जो सहमति पत्र है उसे क्या कहा जाता है? ये देखिए ये प्रश्न आपको, मेरा दावा है, किसी बुक में नहीं मिलेगा। इसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। ठीक है जी। भारतीय संघ से अलग राज्य, अलग देश बनाने पर कौन से रजवाड़े तुले हुए थे? देखिए जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर ऐसे थे जो कि भारत में विलय नहीं करना चाहते थे। इनके विलय में सबसे अधिक कठिनाई हुई है। देखिए आपको इसमें कितने प्रश्न बन गए आपके? इसी 4 कि कुल देसी रियासतें कितनी थी? 565। इन्हें भारत में मिलाने का श्रेय सरदार पटेल को। जो सहमति पत्र इन्होंने हस्ताक्षर किया उसे क्या कहा जाता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। कौन से रजवाड़े थे जिन्हें भारत में शामिल करने पर काफ़ी कठिनाई हुई? जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। ठीक है जी। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके इसमें मिल गए आपको। अब हम देखते हैं कि जो पुराना हैदराबाद था उसके कई हिस्से आज महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में शामिल हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए जो हैदराबाद का शासक था निज़ाम, वो भारत में अपने आप को शामिल नहीं करना चाहता था, तो उसने एक अर्धसैनिक बल रवाना किया। इन्हें क्या कहा जाता था? रजाकार। एक और चीज़ देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। उनका जन्म 1875 में हुआ और जो मृत्यु है वो 1950 में हुई।
भारत के गृह मंत्री रहे हैं, उप प्रधानमंत्री रहे हैं ये। देशी रियासतों को भारत में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका, मौलिक अधिकार बनाने में, अल्पसंख्यकों के लिए प्रांतीय संविधान में इनका कि जो संविधान सभा की समितियां थी उनके ये सदस्य थे। देखिए अगला प्रश्न कि जो हैदराबाद है उसका भारत में विलय 1948 में हुआ। मणिपुर के महाराज का नाम क्या था? आपका उत्तर है बोध चंद्र। और कब मिलाया गया इसे भारत में? जून 1948 में। देखिए एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न इसमें बनता है कि मणिपुर भारत का पहला राज्य है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ था। मतलब भारत में मिलाया जाए या नहीं मिलाया जाए इसके ऊपर भी चुनाव हुआ था यहाँ। तो देखिए आपके कितने इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें बनते हैं। सबसे पहला तो हैदराबाद का विलय 1948 में हुआ। दूसरा जो मणिपुर है उसके महाराजा का नाम क्या था? बोध चंद्र। तीसरा कि मणिपुर का भारत में विलय कब हुआ? जून 1948 में। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव किए गए? तो आपका आंसर है मणिपुर। अब देखिए राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया, इन सब रजवाड़ों को मिलाकर कैसे राज्य परिवर्तित किए गए। तो जो इनका पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर होगा। ऐसा 1920 में ही कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में तय किया गया था। देखिए जो आंध्र प्रदेश है उसे अलग राज्य बनाने के लिए वहाँ के पोटली श्रीरामुलु 56 दिनों तक भूख हड़ताल की। उनकी मृत्यु हो गई और जगह जगह पर हिंसक घटना हुई। आखिरकार 1952 में आंध्र प्रदेश अलग राज्य बना। तो आपके प्रश्न बनते हैं आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये है पोटली श्री रामुलु को। उन्होंने कितने दिन भूख हड़ताल की? 56 दिनों तक। आंध्र प्रदेश अलग राज्य कब बना? 1952 में। ठीक है जी। तो देखिए इसी छोटे से एक पैराग्राफ में से आपके 3 प्रश्न बन चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं इससे। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया? 1953 में। उसकी रिपोर्ट को कब स्वीकार किया गया? 1956 में। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया। इसके आधार पर कितने राज्य बनाए गए? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ये पोटली श्री रामुलु जी की तस्वीर है। 1901 में इनका जन्म हुआ और 1952 में भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। अब हम देखिए नए राज्यों का निर्माण देखते हैं। सबसे पहले 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाए गए भाषा के आधार पर। उसके बाद 1966 में हरियाणा और पंजाब अलग अलग राज्य बने। 1972 में असम से अलग करके पहले मेघालय बना, फिर मणिपुर और त्रिपुरा भी अलग अलग राज्य अस्तित्व में आए। 1963 में नागालैंड और 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बने। सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड नए राज्य बने। तो इस तरह से देखिए धीरे धीरे कितने राज्य अस्तित्व में आते गए। चलिए
इसी के साथ ही हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। आप सभी का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।